आई तो मैं एक बार हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन कोशिश करूंगा 10 मिनट में एक फ्लो से बोल दूं, जो भी मतलब आता जाएगा नेचुरली तो समझना। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या था बच्चे? 22 कहता था कि अगर एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू का मतलब अभी देखेंगे, और किस चीज की एनुअल वैल्यू? प्रॉपर्टी की। इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ओनर, ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर अंडर सेक्शन 27। फिर एनुअल वैल्यू कौन से सेक्शन में था? सेक्शन 23। और एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता था एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला क्या था? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। ये हमेशा हमेशा 12 महीने के लिए निकाली जाती। उसके बाद एक्चुअल रेंट ड्यू बेसिस पे निकालूंगा, रिसीव्ड बेसिस पे निकालूंगा? ड्यू बेसिस पे निकालूंगा। हाउस प्रॉपर्टी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल है, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, ये मेरा क्या हो जाता था? जीएवी। अगर इसको मैं सेक्शन के हिसाब से बोलूं तो 23(1)(a एक्सपेक्टेड रेंट था, 23(1)(b जीएवी इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, एंड 23(1)(c क्या था? इफ बिकॉज ऑफ वैकेंसी योर एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट देन एक्चुअल रेंट। तो हमने केसेस देखे हुए थे। तो 23(1)(c सिर्फ कब लगता था बच्चे? वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट का। ठीक है बच्चे। फिर हम लोगों ने देखा था पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट, और उसी में 23(1)(c था। फिर हमने देखा था पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसमें हमेशा जीएवी किससे निकलता था? 23(1)(b से ही निकलता था, कोई झमेला नहीं था, 23(1)(b निकलता। उसके बाद हमने करा था, जब मेरा जीएवी आ गया तो मैं लेस करता था कौन से खर्चे को? म्युनिसिपल टैक्स। अनरियलाइज्ड रेंट एकदम एंड में लेकर आऊंगा। लेस करता था म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, एक पेमेंट हो जानी चाहिए, दूसरा ओनर ने कर देना। चाहे फ्यूचर के 10 साल की कर दो इसी साल मिल जाएगी, या पुराने 50 साल की इस साल कर दो, आप बिल दिखा दोगे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। पेमेंट बाय टेनेंट की मिल जाएगी, और ड्यू हो रखा है तो मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। पेमेंट बाय ओनर। जब आप जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते थे तो एनएवी आ जाता था। एनएवी में से दो खर्चे माइनस होते थे, उसको बोला जाता था डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। 24(a) क्या था बेटा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना परसेंट? 30%। एंड 24(b) इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। अब डिपेंड करता है जिस घर की आप कंप्यूटेशन कर रहे हो, क्या उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट है या कोई और होम का भी इंटरेस्ट है? उसी प्रॉपर्टी का है। अब वो प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि अगर तो वो प्रॉपर्टी लेट आउट है तो कोई भी लिमिट नहीं होगी इंटरेस्ट की। ठीक है, एक्चुअल रेंट आ रहा है तो कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लिमिट हो सकती है, या तो 30,000 या फिर 2 लाख। सीधा सीधा बताना, 2 लाख की बात करेंगे सीधा। 2 लाख की लिमिट तब होती थी इफ लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। डेट ऑफ लोन इंपॉर्टेंट होता था। द पर्पस ऑफ द लोन इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच लोन वॉज टेकन। अगर आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो 2 लाख है, नहीं तो इसके अलावा 30,000 हो जाएगा। जैसा कि रिपेयर के लिए 30,000 हो जाएगा, लोन बिफोर 1/4/1999 होगा तो 30,000 हो जाएगा, और अगर कंस्ट्रक्शन 8 साल की हो गई तो भी 30,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। और हम लोगों ने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखी थी, उस पर आ जाऊंगा अभी मैं। तो ले दे के 24 भी माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन इसके नीचे कुछ चीजें ऐड हो जाती थी, दैट इज अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड की बात कर रहा हूं मैं पहले। वो रेंट जो कि मुझे पहले के सालों का नहीं मिला था, इस साल अगर मिल गया तो वो कौन से साल में टैक्सेबल होता था? इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव। बस उसमें से माइनस क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। सिमिलरली एक चीज और ऐड होती थी, एरियर्स ऑफ रेंट। पुराने सालों का रेंट अगर अभी तक डिफाइन नहीं हुआ था और इस साल मिल जाएगा तो इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन व्हिच इट इज रिसीव्ड लेस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। यहां तक क्लियर है बच्चे? फिर हम लोगों ने, अगर मैं आपसे बात करूं, सेक्शन 22 हमने बात कर ली है, 23 भी हो गया ऑलमोस्ट। 24 डिडक्शन के अंदर इंटरेस्ट की पहले बात कर लेते। इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलनी कब से? एक होता था डेट ऑफ लोन और एक होता था डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब भी आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाती थी उसका ब्लॉक बना देते थे, और उससे पहले का सारा पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता था। उस पीरियड का जो इंटरेस्ट को उसकी डिडक्शन कितने सालों में मिलती थी? 5 साल। कौन से साल से शुरू हो जाएगी? इन द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। और जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है वो जो साल है, उस पूरे इंटरेस्ट को क्या बोला जाता था? पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट।
और उससे आगे भी पोस्ट ही चलता था, यही था ना बच्चे। और फिर हम लोग को देखना होता था 30,000 है या 2 लाख है, जो हमने देख लिया। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं कि लेट आउट के लिए कोई भी लिमिट नहीं होती थी और डीम लेट आउट के लिए भी कोई भी लिमिट नहीं होती थी। डीम लेट आउट क्या होता था? अगर आपके नाम पे इफ अ पर्सन ओन्स मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर 2 घर है कोई दिक्कत नहीं, एक और घर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया तो हमें कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। किस बात के कॉम्बिनेशन? इन 3 में से किसी एक घर को डीम लेट आउट माना जाएगा। और डीम लेट आउट की पहले कंप्यूटेशन बता दो आप। डीम लेट आउट का जीएवी क्या आएगा हमेशा? एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो है नहीं, तो जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, लेस म्युनिसिपल टैक्स पे, जितना करना है कर लो। एनएवी आ जाएगा, एनएवी में से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दोगे, इंटरेस्ट भी माइनस कर दोगे। कोई लिमिट है इंटरेस्ट की? कोई लिमिट नहीं, डीम लेट आउट, और फाइनल आंसर आ जाएगा इनकम अंडर द हेड हाउस होल्ड। ठीक है बच्चे, अब मैं आता हूं सेक्शन 25। 25 क्या था? अगर आप इंटरेस्ट बाहर दे रहे हो तो सरकार ने बोला है भाई आउटसाइड इंडिया अगर इंटरेस्ट दे रहे हो तो टीडीएस काट लेना। अगर टीडीएस नहीं काटा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। पर सर फिर भी अगर मैंने जिस इंसान को पैसे दे रहा हूं अगर उसका एजेंट इंडिया में है और अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा तो भी डिडक्शन मिल जाए। ठीक है बच्चे, यही था 25 के अंदर। देन इसके बाद 26 को ओनरशिप में क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बोलूं अगर एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो, अच्छा को ओनरशिप ऐसे बोलता हूं, जैसे मेन ट्रिगर पॉइंट क्या था कि सर जी वो जो डिडक्शन होती है ना 2 लाख रुपए की या 30,000 की, देखो लेट आउट में तो कोई झमेला ही नहीं था ना, लेकिन वो जो डिडक्शन होती है वो ओनर वाइज है, यानी कि असेसी वाइज थी या प्रॉपर्टी वाइज थी? असेसी वाइज। यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी पे 4 लाख का ब्याज है पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और अगर को ओनरशिप है तो भाई 2-2 लाख करके मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी का 2 लाख बोलूंगा और 1-1 लाख स्प्लिट करूंगा। आप ये कह सकते हैं टोटल 4 है, 2 ओनर है, 2 इधर चला जाए 2 इधर चला जाए। और अगर 6 लाख का ब्याज हुआ तो 2 ही जाएगा भाई। और अगर लेट आउट हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बच्चे। ठीक है ना। और हमने को ओनरशिप में एक चीज ये की थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो अलग अलग ही निकाल देते थे, लेट आउट में एज्यूम करता था इट इज ओन्ड बाय सिंगल ओनर, और जब पूरा आंसर आ जाएगा तो नीचे आधा आधा कर दूंगा या 3:2 वॉट एवर रेशियो इन विच दे ओन द प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे। देन उसके बाद कौन सा सेक्शन करा हम लोगों ने? सेक्शन 27। उससे पहले एक बार अनरियलाइज रेंट पे आ जाना चाहता हूँ। जो भी रेंट आपको नहीं मिला वो अनरियलाइज रेंट होता है। जरूरी नहीं है जो आपको नहीं मिला उसके आपको डिडक्शन मिल जाए। हो सकता है आपको 4 महीने किराया नहीं मिला लेकिन आपको डिडक्शन कितने महीने की मिल रही है? 3 महीने की। तो हम इसको माइनस कहां से करेंगे? 2 ऑल्टरनेटिव है। एक्चुअल रेंट से भी कर सकते हो लेस अनरियलाइज रेंट, यानी कि एक्चुअल रेंट पूरे 12 महीने का ले लिया और लेस कर दिया अनरियलाइज रेंट फॉर 3 मंथ्स। और दूसरा ऑप्शन जीएबी में से माइनस कर दो। ज्यादा बेटर कौन सा था? जीएबी में से माइनस कर दो। आप मॉड्यूल में देखोगे दोनों ऑल्टरनेटिव दिखेंगे, तो मैं जीएबी वाली बात कर लेता हूँ। तो आपने एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लिया, एक्चुअल भी 12 महीने का लिया, जीएवी आ गया। अगर 3 महीने की आपको डिडक्शन मिल गई तो आप क्या कर दोगे? लेस अनरियलाइज रेंट। ठीक है, तो फायदा मिल जाएगा। लेकिन यही फायदा कब नहीं मिल रहा होता था? जब हम एक्चुअल रेंट में से माइनस करते थे। ठीक है बच्चे। और इन फ्यूचर अगर मुझे ये अनरियलाइज रेंट रिकवर हो गया था तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया था नीचे की कंप्यूटेशन में आप ऐड करो। मुझे बताइए क्लियर है यहां तक? आपका सारा का सारा हाउस प्रॉपर्टी, अगर मैं बोलूं अगर आपको प्रोविजंस याद है तो इतने से ही पूरा पॉइंट्स तो सामने आ जाते हैं। ठीक है।